नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अब एक राजनैतिक पार्टी के रूप में न होकर एक कंपनी के रूप में कार्य करेगी। वैसे भी अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य था, किसी न किसी तरह से राजनीतिक पार्टी के रूप में ही कार्य भारतीय जनता पार्टी करती थी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां दिन रात मेहनत करती हैं और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करती थी। लेकिन अब पूर्ण रूप से जैसा कंपनियों में कार्य होता है, मैं भी आपको बता रहा हूं, उसी प्रकार अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में कार्य हुआ है। कल जैसे 25 मार्च को योगी सरकार के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण पूर्ण हुआ, उसके बाद तुरंत योगी जी ने लोक भवन में नए मंत्रियों की बैठक बुलाई, एक दूसरे का परिचय भी आपस में करवाया। लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अब आप लोगों को टारगेट दिया जाएगा। मैं इसलिए कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब कंपनी के रूप में कार्य करेगी, क्योंकि टारगेट, परफॉर्मेंस, प्रमोशन, डिमोशन ये सारे सब प्राइवेट कंपनियों में ही इस्तेमाल होते हैं। तो योगी जी शपथ ग्रहण के बाद तुरंत अपने नए मंत्रियों को इशारा दे दिया कि अब आपको टारगेट दिया जाएगा, ऐसे कार्य नहीं चलेगा और हर महीने आपकी परफॉर्मेंस परखी जाएगी और 6 महीने बाद आपका रिपोर्ट कार्ड भी देखा जाएगा। दोस्तों, ऐसा कंपनियों में होता है। राजनीतिक पार्टियां अक्सर भी आप तक देखते थे, आप लोग देखते थे कि सरकार बनने के बाद राजनीतिक जो पार्टियां होती थी उनका संगठन एकदम, कहने का मतलब, बहुत शून्य जैसा हो जाता था, निष्क्रिय हो जाता था, केवल सरकार कार्य करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन प्राथमिकता होती है, संगठन प्रथम में होता है और सरकार सेकंड में होती है। कहने का मतलब संगठन पहले है, सरकार बाद में है। योगी जी ने यह भी कहा कि आप लोगों को जो कार्य करना है वो संगठन से मिलकर करना है, संगठन को साथ में लेकर करना है। कहने का मतलब ये नहीं कि आप मंत्री बन गए तो आप घमंड में रहे, संगठन के लोगों को भूल जाएं, ऐसा नहीं होगा। संगठन पहले है, सरकार बाद में है, ऐसा उन्होंने एहसास कराया। ये भी कहा कि हर महीने जब भी विभागीय बैठक होगी तब आपका परफॉर्मेंस परखा जाएगा। कहने का मतलब प्रमोशन, डिमोशन भी होगा। अगर आप टारगेट नहीं पूरा कर पाएंगे और परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपका डिमोशन भी हो सकता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, आपने टारगेट अच्छे ढंग से केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को पूरा किया, तो आपका प्रमोशन भी होगा। ऐसा योगी जी ने अपने मंत्रिमंडल को एहसास कराया पहली बैठक में। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्य होते हैं वो केंद्र को केंद्र बिंदु में रख कर होते हैं। कहने का मतलब केंद्र सरकार को केंद्र में रख के कार्य किए जाते हैं राज्य सरकारों के, क्योंकि 2024 में केंद्र सरकार का इलेक्शन होना है। अब मोदी जी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते कि कोई कमी रह जाए, इसीलिए उनका इशारा होगा। अपने ढंग से उन्होंने मंत्रिमंडल बनवाया। हिंदुत्व के साथ साथ जाति समीकरण को आपने देखा होगा, जाति समीकरण को भी कैसे उन्होंने फिट किया, चाहे ओबीसी चेहरा हो, ब्राह्मण चेहरा हो या दलित चेहरा हो या मुस्लिम, कोई भी हो, सभी को उन्होंने एक सांचे में फिट करने की कोशिश किया। ये सब मोदी जी की इशारे में हुआ, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। इसीलिए पहले से इशारा योगी जी को रहा होगा कि कोई इनको हर मंत्रियों को परफॉर्मेंस देखना है। एक प्राइवेट कंपनी में जैसे समय हर महीने उनका परफॉर्मेंस, उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना लक्ष्य हासिल करना, इतना माल बेचना है, ये कार्य करना है, और उसके हर महीने उसी प्रकार उनका सैलरी में उनकी बनती, उनकी सैलरी घटती बढ़ती भी रहती है प्राइवेट कंपनियों में। उसी प्रकार अब योगी सरकार में भी कार्य होना है। और दोस्तों, एक बात मैं और आपको बता दूं, योगी सरकार का जो प्लानिंग है, योगी सरकार की, जो मुझे जानकारी है, ये मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है ये 15 साल के भविष्य को देखकर हुआ है। मतलब इन्होंने 15 साल तक की कल्पना कर लिया है राज्य सरकार, केंद्र सरकार की, हम 15 साल तक नहीं हटेंगे। और वाकई इनको हटाने वाला जो इनकी योगी सरकार की कमियां थी, विशेषकर मैं बता दूं आपको, अन्न पशुओं वाला मामला था, बेरोजगारी का मामला था, महंगाई का मामला था, विशेषकर सबसे बड़ा मुद्दा इनका था बेरोजगारी वाला। कुछ थोड़ा बहुत किसान नाराज थे, उनको अपना उचित मूल्य न मिलना फसलों का, और
कुछ, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा था अन्ना, ग्रामीण स्तर पे अन्ना पशुओं का मुद्दा था। इससे बहुत सारे किसान नाराज थे, कुछ लोगों ने वोट भी नहीं दिया इसी मुद्दे को लेकर के। अब बेरोजगारी मुद्दा, बेरोजगारी का तो 80% लोग जो इससे संबंधित हैं, शिक्षित लोग हैं या शिक्षित बेरोजगार हैं, उन लोगों ने बीजेपी से नाराजगी जाहिर किया। और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को ये बात महसूस हो गई है, पता हो गई है, तो उम्मीद है कि अगर इन मुद्दों को उन्होंने दूर कर लिया, अन्ना पशुओं का भी सबसे बड़ा मुद्दा था, अन्ना पशुओं ग्रामीण स्तर, शिक्षित लेवल पे था बेरोजगारी का मुद्दा, अगर इसको ठीक कर लिया भारतीय जनता पार्टी को, तो वाकई ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल अभी हटाना मुश्किल होगा। क्योंकि जो विपक्ष है वो इतना सक्रिय, विपक्ष का संगठन इतना सक्रिय नहीं रहता जितना भारतीय जनता पार्टी एक, अगर इस पार्टी को कहा जाए कि चुनावी पार्टी कहा जाए तो कहने का मतलब गलत नहीं होगा। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए तैयारी कर लेते हैं। कहने का मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, 2024 को उन्होंने सोच लिया, या इसी 23 में जो विधानसभा हिमाचल प्रदेश और गुजरात के लगे उनको टारगेट कर लिया गया कि किस ढंग से यहीं का परफॉर्मेंस वहाँ दिखाना है। क्योंकि जब मोदी जी पहली बार आए थे तो गुजरात मॉडल लेकर आए थे, गुजरात मॉडल लेकर यूपी जीता था, पूरा देश जीता था। तो यूपी मॉडल लेकर के गुजरात, हिमाचल, अन्य राज्यों में ये लोग कार्य करना शुरू कर दिए हैं अभी से। और विपक्ष हमें नहीं लगता कि इतना ज़्यादा सक्रिय होगा, इतनी ज़्यादा मेहनत करेगा, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो या कांग्रेस हो। अगर ये लोग ज़रा भी, कहने का मतलब विपक्ष, कहने का मतलब अपने संगठन पे कार्य ध्यान न दिया तो बीजेपी को हटाना मुश्किल होगा। जैसे उन्होंने अपना टारगेट बनाया है 15 साल के लिए, अगर उन्होंने बेरोजगारी और कहने का अन्ना पशुओं जैसे मुद्दे को हल कर दिया तो इनको हटाना मुश्किल, क्योंकि लाभार्थी वर्ग उन्होंने पहले ही अपना सेट कर लिया। अपना लाभार्थियों, लाभार्थी वर्ग होता है जो 5 किलो अनाज या किसी किस्म में लाभ पाए हैं, सरकार को काफ़ी हद तक उन्होंने सपोर्ट किया है, तो वो उनके साथ जुड़ा रहेगा। जैसा जानकारी है कि जो अनाज वाला मुद्दा था, जो था कि मार्च से ख़त्म हो जाएगा, उन्होंने 2024 तक इसे बढ़ा दिया है, ये लाभार्थी उनके साथ जुड़ा रहेगा। तो इसलिए, और सबसे बड़ा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, अगर उस वादे को पूरा कर लिया है, जैसा उन्होंने कहा है कि प्रत्येक परिवार को हम रोजगार देंगे, प्रत्येक परिवार को रोजगार देने का मतलब होता है कि 4 करोड़ नए रोजगार मुहैया कराना और लगभग इसके लिए 10 लाख करोड़ का निवेश करवाना, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। अगर इस लक्ष्य को बीजेपी हासिल कर लेती है तो वाकई नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल है दूसरी राजनीतिक पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी को हटाना, लेकिन बहुत बड़ा लक्ष्य है। फिर भी अगर सरकारी रोजगार, जो बेरोजगारी का मुद्दा, अगर उसी को हल कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने और अन्ना पशुओं का मुद्दा हल कर लिया, महंगाई थोड़ा बहुत ठीक कर लिया, तो विपक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आज भी योगी सरकार की पहली बैठक है, कल तुरंत शपथ ग्रहण के बाद बैठक हुई, आज फिर उन्होंने लोक भवन में बैठक योगी जी ने बुलाया है, 10 बजे बुलाया था बैठक को, यानी आज 26 मार्च को बैठक बुलाया था। बैठक होने के बाद तुरंत वो जाएंगे राज्यपाल से मिलने, जहाँ पे प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण होना है। मैं आपको थोड़ा ये भी जानकारी दे दूँ थोड़ा संक्षेप में कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी विधानसभा का शपथ ग्रहण नहीं हुआ विधायकों का, इसलिए विधायकों को शपथ ग्रहण करवाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का, कहने के मतलब उनको नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा प्रोटेम स्पीकर को शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। उसके बाद प्रोटेम, जो अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें कह सकते हैं, वो विधायकों को शपथ ग्रहण करवाएंगे। उनके साथ कई सीनियर जो विधायक होंगे 2-4, उनको भी शपथ ग्रहण राज्यपाल जी करवा देंगे। उसके बाद वो लोग और प्रोटेम स्पीकर और कुछ विधायक 1, 2, 3, 4 जो भी होंगे, मिलकर सारे विधायकों को शपथ ग्रहण समारोह अगली डेट में इनका करवाया जाएगा। ये प्रोटेम स्पीकर हैं, इनका अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आप समझ सकते हैं। उनका आज शपथ ग्रहण राज्यपाल के द्वारा होना है, वहाँ मोदी जी जाएंगे मंत्रिमंडल की बैठक करने के बाद। उसके बाद 11:30 बजे अपर सचिव, मुख्य सचिव या विशेष अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। तो मित्रों, ये विशेष जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि पहली बार अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए, नहीं किया तो कर लीजिए। लाइक कर, वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।